ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तिमाही नतीजों के साथ। आईसीआईसीआई बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। अगर आप ब्याज से आय देखेंगे यानी कि एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, वहां पर 8% की बढ़त हुई। मुनाफे में 17% की बढ़त बैंक ने दर्ज की है और इसके अलावा प्रोविजन 31% घटे हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 2.3% से घटकर 2.16% ये नंबर्स आए हैं। और नेट एनपीए भी देखेंगे तो वहां पर भी सुधार हुआ है। 0.44% से घटकर 0.42% नेट एनपीए के आंकड़े भी देखने को मिले। एडवांसेस में 16% की बढ़त और डिपॉजिट में 19% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। तो हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स अनुमान से इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं, विधि इन्वेस्टमेंट के। उनसे भी समझ लेते हैं और नतीजों पर चर्चा करेंगे। विवेक जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और आज वीकेंड के समय आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अब हम देख रहे हैं, काफी पहले मुझे याद था कि मार्केट आज में ही ये नंबर्स आ जाते थे, लेकिन अब बैंकों ने भी अपने नतीजे वीकेंड में लाना घोषित कर दिया है। तो नंबर्स आपने देखे, अगर नहीं आप देख पाए तो फिर हम वापस से रिपीट कर देंगे आपके लिए। ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। आपने क्या कुछ नोटिस किया नंबर्स में आईसीआईसीआई बैंक के? गुड इवनिंग पूजा। नहीं, आपने सही कहा कि वीकेंड के दौरान ये आया है, तो नंबर पूरे डिटेल में तो नहीं देख पाया हूं मैं भी, लेकिन जितना भी देखा हूं उससे दिख रहा है कि जो बैंक है उसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और आपको ध्यान होगा कि आपके शो पे जीटी नाउ पे जितनी बार भी मैंने बात किया है, मैं तो ये हमेशा बोलते रहा था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैं काफी बुलिश हूँ सेक्टर पे। और ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो देखिए, नंबर्स आपने तो स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, लेकिन ओवरऑल आप अगर प्रदर्शन देखो, देखिए आज के दिन बहुत फोकस रहता है एनपीएस पे। तो अगर ग्रॉस एनपीए 2.16 हो गया है 2.3 से, और नेट एनपीए अगर 0.42 हो गया है 0.44 से, तो ये दिखाता है कि बैंक ऑन द राइट ट्रैक है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी दिक्कतें थी पहले, कुछ साल पहले। अब वहां से ये लोग निकल के रिटेल फोकस करके काफी बेटर रिजल्ट ये लोग दिखाने लग गए। और ईयर ऑन ईयर आप अगर मुनाफा भी जो एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, तो ओवरऑल तो रिजल्ट अच्छे हैं। अब रही बात स्टॉक कैसा करेगा। आप अगर बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखो जो बाजार में है आज के दिन, एचडीएफसी ठीक ठाक या खराब नतीजे बोल सकते हो आप। कोटक महिंद्रा में दिक्कतें हैं। जब एक बैंक इतना अच्छा कर रहा है और लगभग उन्हीं बैंक के वैल्यूएशन से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बाजार इसको सल्यूट करेगा मंडे, और आईसीआईसीआई बैंक अच्छा करेगा। इनफैक्ट आपके वीआईपी स्टॉक में मैंने रिकमेंडेशन भी दिया हुआ था कि 1250 तक ये जाएगा, जब ये 900 करीबन था। तो लग रहा है कि ऑन ट्रैक है और ये 1250 आपको दिखा देगा। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि 5:30 बजे बैंक की अर्निंग कॉल भी होगी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी निकल कर आ सकती है। मैनेजमेंट कमेंट्री पर क्लोजली नज़र थी हमारी। विवेक जी, मैनेजमेंट कमेंट्री जो होगी उसमें आप क्या कुछ खास सुनना चाहेंगे बैंक की तरफ से? और मार्केट से जुड़ा भी एक सवाल होगा, क्योंकि आप बात भी कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक ने के जो हाल फिलहाल खबर आई थी, एक ड्रैग आया था। फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व जैसी कंपनियों के भी जब नंबर आए तो बैंक निफ्टी उससे काफ़ी नीचे आ चुका था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने प्रेशर देखा था। आईसीआईसीआई बैंक क्या कुछ राहत दे सकता है, कुछ सहारा देगा यहाँ से निफ्टी बैंक की चाल को? देखिए, लग तो रहा है, क्योंकि पहली चीज जो कमेंट्री है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, और कमेंट्री में ये देखा जाएगा कि बैंक को फ्यूचर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कैसे दिख रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर इंटरेस्ट दरें यहाँ पे घटती है तो उनका वो एक्सपेक्टेशन भी हम लोग क्लोजली ट्रैक करेंगे। और रहा था बैंक निफ्टी बढ़ना या फिर ओवरऑल सेक्टर बढ़ना, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज एचडीएफसी और कुछ अन्य बैंकों से थोड़ा सा कम है। लेकिन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आप टॉप 5 या टॉप 6 बैंक ले लो तो उसमें एक आईसीआईसीआई भी आ रहा है, तो इसका कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दिखेगा कि ये आगे चल के बाकी बैंक पे भी रिपल इफेक्ट आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट आप स्ट्रिक्टली अगर देखो तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर के कारण खराब है, लेकिन ओवरऑल ऑन ट्रैक है। तो आईसीआईसीआई बैंक का एक और ये देखा जाएगा कि रिटेल फोकस और ये मतलब जो कासा रेशियो है ये कैसे बढ़ रहा है, और रिटेल फोकस ये लोग कितना डीप जाना चाहते हैं।
बैंक का जो पहले कॉर्पोरेट लेंडिंग से ये काफी फोकस अभी रिटेल पे आ गया है। तो ओवरऑल देखते हैं, अभी मैनेजमेंट कमेटी तो ड्यू है और अब वीकेंड है, पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ बाद में ट्रांसक्रिप्ट तो पढ़ेंगे ही। बिल्कुल। थैंक यू विवेक जी आपका समय देने के लिए और नतीजों पर अपना विश्लेषण करने के लिए। तो ये थे रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे लिए समय निकालते हुए, और नतीजों का विश्लेषण भी उन्होंने किया। नंबर ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि बैंकों के जो नतीजे आ रहे हैं, इनफैक्ट फाइनेंशियल कंपनियों के भी जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कमेंट्री कमज़ोर आ रही है उनकी तरफ से। इस वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा दबाव देखा हाल फिलहाल। तो आईसीआईसीआई बैंक के भी कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, देखना कि क्या कुछ वहाँ से निकल कर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मारुति की। चौथी तिमाही के नतीजे आए शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, और नतीजे मिले जुले रहे। मुनाफे में बढ़त देखने को मिली और कामकाजी मुनाफा और मार्जिन अनुमान से कम रहे। पूरी डिटेल्स ले लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि बताइए। मिले जुले नतीजे आए हैं मारुति सुजुकी की, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो कामकाजी लिहाज से कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। पर जी हाँ, आय की बात करें तो वो उम्मीद के मुताबिक, और मुनाफे की बात करें तो वो उम्मीद से बेहतर आया है। अगर हम इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का ये ज़रूर कहना है कि हायर मार्केटिंग खर्चे के चलते, साथ ही हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ओवरहेड्स के चलते जो है इनके मार्जिन्स को थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। पर साथ ही साथ जो कच्चे माल की लागत थी उसमें इस बार कमी आई है। साथ में जो इनकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है यानी अदर इनकम है, उसमें एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है। तो ये फिगर्स ने कंपनी के मार्जिन्स को सपोर्ट ज़रूर किया है। अब अगर बात करें नंबर्स की, तो आय के फ्रंट पे 38,235 करोड़ कंपनी ने घोषित किया है। EBITDA साल दर साल देखें तो यहाँ पे 40% की बढ़त ज़रूर हुई है, पर स्ट्रीट की उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी। मार्जिन के फ्रंट पे 13% की हम उम्मीद कर रहे थे, पर कंपनी ने 12.3% अपने मार्जिन दर्ज किए हैं। और आखिरी में मुनाफे में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि 3,050 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आएगा, कंपनी ने 3,880 करोड़ के आसपास अपना जो है मुनाफा दर्ज किया है। तो मुनाफे के फिगर ने ज़रूर खुश किया है, पर ऑपरेशनली और ख़ास तौर से मार्जिन के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा देख के, क्योंकि स्ट्रीट थोड़े 13% के मार्जिन की उम्मीद कर रही थी। तो मिले जुले नतीजे कहेंगे मारुति सुजुकी की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HCL टेक के नतीजों की। चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। नतीजों की पूरी डिटेल्स देनी है हमारी सहयोगी आशीषा। आशीषा बताइए। जी हाँ, HCL टेक ने काफ़ी कमज़ोर नतीजे रिपोर्ट किए हैं और FY25 की गाइडेंस भी अनुमान से कमज़ोर आई है, जिसके चलते स्टॉक पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ 28,500 करोड़ के आसपास आए हैं। हमारा अनुमान 28,950 करोड़ था, तो अनुमान से कमज़ोर रेवेन्यू फिगर आया है। मार्जिन्स की बात करें तो वो भी कमज़ोर आया है। 18.7% का अनुमान था, लेकिन कंपनी ने 17.6% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। तो ऑल इन ऑल नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे चौथी तिमाही के। इसके अलावा FY25 के गाइडेंस की बात करते हैं। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करें तो 5 से 8% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड था FY25 के लिए, लेकिन मैनेजमेंट ने 3 से 5% का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो FY25 का गाइडेंस भी काफ़ी कमज़ोर है। और मार्जिन्स की बात करें तो 18 से 19% पे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है FY25 में। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री जो कॉल में आई वो भी काफ़ी कमज़ोर है। उनका मानना है कि FY24 में जो कमज़ोरी दिखी वो FY25 में भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है। तो ऑल इन ऑल नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। FY25 का गाइडेंस भी काफ़ी कमज़ोर है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कॉशियस आती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव इम्पैक्ट इस काउंटर पर दिखाई दे सकता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा। आशीषा, आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी देर बाद हम अल्ट्राटेक के नतीजे भी समझेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले एक खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों के पास अब यूनिवर्सल बैंक बनने का मौका है। RBI ने इसके लिए आवेदन भी मंगाए हैं। क्या है पूरी खबर? डिटेल्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर बैंक बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसमें सबसे ज़रूरी है 5 साल तक सेवा में होना
और सिर्फ सेवा में नहीं बल्कि आरबीआई के मुताबिक एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना, उसके इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, जीएनपीए के 3% से कम होने चाहिए, एनएनपीएस 1% से कम होने चाहिए और साथ ही जो शेयर्स हैं वो कहीं लिस्टेड होना चाहिए, यानी कि बैंक को आपको लिस्ट कराना मैंडेटरी है। साथ ही प्रमोटर का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि एक आइडेंटिफाइड प्रमोटर होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, लेकिन जो आपका मुनाफा है, नेट प्रॉफिट है, वो पिछले 2 साल में होना ही होना चाहिए। तो ये सारी जो क्राइटेरियाज हैं वो लेट डाउन कर दी गई हैं अब रेगुलेटर की तरफ से, क्योंकि कुछ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे वो फुल टाइम बैंक बनने की एप्लीकेशन देने की सोच रहे थे और अब यहाँ पे रेगुलेटर ने स्पेसिफाई कर दिया है कि किन क्राइटेरियाज पे वो गौर करेगा। अब देखना ये होगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें से कौन से बैंक्स ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाते हैं फुल टाइम बैंक बनने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये जानकारी देने के लिए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस जैसी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं इस खबर के बाद। वापस से चलते हैं आशीषा की तरफ और सोमवार को अल्ट्राटेक सीमेंट भी अपने नतीजे घोषित करेगी। अनुमान क्या है नतीजों से बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा बताइए। जी हाँ, सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट से इस तिमाही में मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वो अच्छे रह सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन याद रखें सीमेंट प्राइसेस कमज़ोर थे। करीब 5 से 6% की गिरावट सीमेंट प्राइसेस में दिखाई दी चौथी तिमाही में सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस और एबिटा पर टन पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 20,400 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो 22% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स 18.4% पे एक्सपेक्टेड है और जैसे मैंने बताया वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रह सकता है इस क्वार्टर में, लेकिन एबिटा पर टन में सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 10 से 12% की कमजोरी एक्सपेक्टेड है। कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट में 2% की गिरावट दिखाई दे सकती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी 2 से 4% की गिरावट सीक्वेंशियल बेसिस पर दिखाई दे सकती है। ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्प्रेड्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो कमेंट्री क्या निकल कर आती है सीमेंट प्राइसेस को लेकर, इनपुट प्राइसेस को लेकर, कंपनी के कैपेक्स प्लान्स को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल होगी। लेकिन ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्प्रेड्स में इस क्वार्टर में दबाव दिखाई दे सकता है। राइट, तो मिले जुले नतीजे रह सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। अब आगे बढ़ते हैं और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, ईरान इजरायल टकराव से रिस्क नहीं बढ़ेगा, बाजार में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। आइए आपको सुनवा देते हैं। With the petroleum ministry, we are already facing a lot of challenges coming from the external sectors, and now this Iran and Israel conflict posing a new risk. So, if you see it as a OMC's standpoint, how it is going to be achieved? See, I don't see anything as an OMC standpoint or the private sector standpoint. It's a national effort. If India does well, the OMCs do well. Earlier we used to decry the public sector कि ये efficient नहीं है, you know they lose money. आज मैंने किसी अखबार में एक हमारे आपके यहाँ आती है ना, 50 साल पहले क्या हुआ, 75 साल पहले, उसमें कहा था पहली बार पब्लिक सेक्टर ने कुछ पैसा बनाया, पहली बार। आज हमारी हालत ये है कि हमारे OMCs ने 3 क्वार्टर में 1,29,000 करोड़ बनाया भाई प्रॉफिट। तो ये OMCs आर डूइंग वेल बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेल। और इस समय कोई हमें कंपंक्शन नहीं है। देखिए, अगर हमें तेल रूस से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा, ले लेंगे। ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हमेशा ये ड्यूटी होती है कि अपने जो नागरिक हैं उनको 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करना। 1, अवेलेबिलिटी। पिछले 5 साल में कहीं कच्चे तेल की कमी नहीं हुई, रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कमी नहीं हुई। अवेलेबिलिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी, और उन्होंने ये कर दिखाया कि दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे, भारत में कम किया हमने। और तीसरी है सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना, क्योंकि आपको क्लाइमेट के, आपके अगली जनरेशन के हेल्थ कंसर्न, सो तीनों में बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी। और ये मैं समझता हूँ आने वाले 5 सालों में और भी होगी। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा ईरान और इजराइल का, आई थिंक द मार्केट्स हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इट इन।
द मार्केट्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये रिस्क जो है ये इसके ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, एंड द मार्केट्स हैव डिसाइडेड, दैट्स व्हाई ऑयल टुडे इज अराउंड 86 और सो। आने वाले समय में ये एक्चुअली रिस्क फैक्टर के कारण नहीं है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्रोड्यूसर्स का कार्टेल है, दे आर डिसाइडिंग टू कट बैक प्रोडक्शन एंड होल्ड बैक प्रोडक्शन, एंड बिकॉज देयर इज लिमिटेशन ऑन सप्लाई। दुनिया में कोई कच्चे तेल की कमी नहीं है। अभी इस के पहले साहब 102 मिलियन बैरल्स पर डे यूज होता था, जिसमें से हम 5 मिलियन बैरल करते हैं। इन्होंने 6-7 मिलियन बैरल मार्केट से हटा ही लिया, उसके कारण थोड़ा प्राइस होता है। पर आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है पेट्रोल विल बी अवेलेबल, डीजल पेट्रोल अवेलेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, अफोर्डेबिलिटी भी सही रहेगी और सस्टेनेबिलिटी। और 2 फेज का मतदान पूरा होने के बाद अब देश की निगाहें लोकसभा के तीसरे फेज की वोटिंग पर टिकी हैं। 7 मई को तीसरे फेज के लिए 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होना है। इस चुनाव के लिए 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण के लिए सभी पार्टी के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा में रैली कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बाद दक्षिणी गोवा के वास्को शहर में पीएम मोदी की सार्वजनिक सभा है। लोकसभा चुनाव के लिए गोवा में ये पीएम की पहली प्रचार रैली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के भरूच में रैली की। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में रैली की। अपनी रैली में उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगी। तीसरे चरण के लिए नेताओं का पूरा दमखम लगाना लाजिमी है, क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में कम वोटिंग देखने को मिली। इस बार दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 68% वोटिंग ही हुई और दूसरे फेज में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 80%, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54% के करीब मतदान हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के चुनाव का रुझान बीजेपी के पक्ष में होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत है कि वो हारने पर हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ता है। जब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर डालने का लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं। इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट सेंटर में बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर बनी। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब के अंदर सरकार बनी, क्या वह बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और उनके सहयोगी दलों के लोग भी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पे डालना चाहते हैं। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश और तेज हवाओं ने मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर किया है, लेकिन कुछ राज्यों को अभी भी भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा में हीट वेव का कहर देखने को मिलने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, रॉयल सीमा, कर्नाटक के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हीट वेव चलने वाली है।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में शुक्रवार को मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हालांकि दिन में तेज हवाएं और हल्की बारिश हुई। कल हमारा काफ़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिली है। मोस्टली आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, यानी कि आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स चले हैं हरियाणा और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स थे, जिसके कारण इनका पूर्वानुमान था, इसीलिए कल हमने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए थे। आज का जो स्थिति है, हमारी उम्मीद है ये जो वेदर रहेगा सारा लगभग वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रहेगा और जो प्लेन एरियाज में आज थोड़ा कम रहेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है। कल छोड़ के परसों दोबारा आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्लेन्स में बढ़ेगा, जिसके चलते फिर से ऑरेंज अलर्ट आ जाएगा पंजाब हरियाणा के राज्य में और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में अगले 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। ऐसे ही जब थंडरस्टॉर्म आती है उसके साथ बादल के कारण से एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो जाती है, 4 से 5 डिग्री ड्रॉप। उसके चलते हमारा हीट वेव जैसा स्थिति पूरा नॉर्थ इंडिया में ही अभी होने का चांसेस बहुत कम है। सिर्फ ईस्ट उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत चांसेस है, जैसे जिसको आप मार्क येलो अलर्ट है। बाकी आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी हीट वेव का कोई भी हमारा स्थिति नहीं दिख रही है। और टेम्परेचर जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाती है, क्लाउडिंग खत्म हो जाती है, टेम्परेचर धड़ाधड़ बढ़ने लगती है 3 से 4 डिग्री। मगर क्योंकि बढ़ने घटने में कभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए अगले 4 से 5 दिन तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं भी हीट वेव होने की संभावना नहीं है। एक तरफ हीट वेव की मार से कई राज्य परेशान हैं, वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में 29 अप्रैल तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 3 दिन तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।